तो चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कुछ अंतर द्विगुत्री प्रश्न से आक्षी श्वासन तथा अनाक्षी श्वासन में 4 या 5 अंतर लिखिए। और ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। 2011 में आया, 18 में आया, 20 में, 22 में और 25 में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कृषि विज्ञान का अध्याय 11 से बहुत सारे अंतर हैं, उनमें से हम ठीक से समझने वाले हैं। तो पहला अंतर है हमारे सामने आक्षी श्वासन और अनाक्षी श्वासन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम किए हुए। अभी एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण टाइम चल रहा है। तो हम देखते हैं आक्षी श्वासन जिसे वायुवीय श्वासन भी कहा जाता है और अनाक्षी श्वासन जिसे अवायुवीय श्वासन भी कहा जाता है। यहाँ दिया नहीं है। इसका दूसरा नाम क्या है? वायुवीय श्वासन और अवायुवीय श्वासन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं हम पहले क्या दिया है कि अब आक्षी श्वासन यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अनाक्षी श्वासन यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और फिर दूसरा क्या दिया है? इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाई व हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। तो ये आक्षी श्वासन में ऐसा होता है। अनाक्षी श्वासन में क्या होता है कि ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है अथवा एथिल अल्कोहल उत्पन्न होता है। जैसे कि हम जब वाइन या बियर या शराब बनाते हैं तब यह क्रिया वहां पर लागू होती है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं हमारे सामने जो है तीसरा पॉइंट है, और वो क्या है? ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये किसमें होता है? आक्षी श्वासन में। अनाक्षी श्वासन में क्या होता है? बहुत कम ऊर्जा मिलती है कि ग्लूकोज का एक अणु अपूर्ण ऑक्सीकरण से 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे चौथा पॉइंट क्या दिया हमारे सामने। चौथा क्या दिया हमारे सामने कि इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं और केवल इस क्रिया में 2 एटीपी अणु ही मुक्त होते हैं। फिर लास्ट जो 5वां पॉइंट है बहुत सरल है, और क्या है? यह क्रिया उच्च जीवों में होती है और यह क्रिया जीवों और मांसपेशियों में होती है, अनाक्षी श्वासन की क्रिया। तो ये आक्षी श्वासन अनाक्षी श्वासन हमने अभी समझे, और यदि आपको ये समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं बिल्कुल आपको ठीक से समझाऊंगा। अब हम देखते हैं अगला अंतर। अब हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण एवं श्वासन में 4 या 5 अंतर। तो प्रकाश संश्लेषण, ये तो आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होने वाली वह क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और श्वासन जो है समस्त जीवधारी व पौधे में होने वाली क्रिया है, और श्वासन के माध्यम से ही हमारा जीवन संभव है या हम जीवित रहते हैं। तो सभी जो हमारे शरीर की या पेड़ पौधों की सभी कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही अनिवार्य होती है। तो चलिए अब हम समझते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी बार आया था, 15 में आया, 17 में आया, 23 में आया, 25 में आया, और अभी इस बार जो है और आने की इसकी संभावना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से ठीक से समझ सकते हैं ताकि पेपर में लिखने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर क्या दिया है कि यह क्रिया पौधों की हरी कोशिकाओं में होती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और श्वासन में क्या दिया है कि यह क्रिया पौधों तथा जंतुओं की सभी कोशिकाओं में होती है। और इसका मैं यदि सरल रूप एक पॉइंट बताऊं आपको, बहुत इजी है। तो अब प्रकाश श्वासन में क्या होता है? यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। लेकिन श्वासन क्या है? यह क्रिया हर समय होते रहती है, सूर्य के प्रकाश पर यह क्रिया निर्भर नहीं करती है। सरल आप ऐसा लिख सकते हो। फिर दूसरा, यदि हमको सरल लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा कि यह एक उपचयी क्रिया है।
जिसके द्वारा पौधों के शुष्क भार में वृद्धि होती है। तो ऐसा किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण में। लेकिन श्वसन क्या है? यह एक अपचयी क्रिया है जिसके द्वारा पौधों के शुष्क भार में कमी आती है। अब हम कुछ सरल पॉइंट देख लेते हैं जो यहीं से ही देख लेते हैं। यह क्रिया एक उपापचय क्रिया है। यहाँ पर ये सूत्र दिया हुआ है कि ये किस तरह से क्रिया होती है। ये जो फार्मूला जो दिया है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का बताया हुआ है इसमें कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कि 6CO2 प्लस 6H2O ये दोनों मिलते हैं प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस 6O2, यानी यहाँ पर क्या बना? ग्लूकोज और ऑक्सीजन निष्कासित हुई। और फिर यहाँ पर क्या हुआ? श्वसन में यह क्रिया एक अपचयी क्रिया है जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। C6H12O6 प्लस 6O2 ये दोनों क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O यानी हाइड्रोजन, और बदले में क्या मिलती है? ऊर्जा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो आप सरल सरल पॉइंट देखिए कि इस क्रिया में CO2 कोशिकाओं में पहुंचती है और O2 बाहर निकलती है। ऐसा किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऐसा होता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे श्वसन। इस क्रिया में O2 कोशिकाओं में पहुंचती है क्योंकि हर कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और CO2 बाहर निकलती है। और ऑक्सीजन को हर जगह जगह में पहुंचाने का काम किसका रहता है? आरबीसी का रहता है। आरबीसी से ही मिलकर ऑक्सीजन जो है जगह जगह पर पहुंचती है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया है? यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और यह क्रिया प्रकाश व अंधकार दोनों में होती है, प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। इस क्रिया से पौधे का शुष्क भार बढ़ता है और इस क्रिया से पौधों का शुष्क भार घटता है। यह क्रिया क्लोरोफिल में होती है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया व जीव द्रव दोनों में होती है। तो इस तरह से ये बहुत सरल जो है हमने समझे, बहुत सरल तरीके से। यदि आपको लगता है कि ये हमें ठीक से समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको और ठीक से समझाऊंगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए अब हम अगला अंतर देखने वाले हैं, क्योंकि इस अध्याय से केवल और केवल आप अंतर ही तैयार कर लीजिए 4। बस ये 4 अंतर में से एक अंतर आ जाएगा, क्योंकि इस अध्याय से जो है 4 अंक का एक प्रश्न आता है, हमेशा आता है। अब हम देखने वाले हैं बाष्पोत्सर्जन तथा बाष्पीकरण में अंतर। तो बाष्पोत्सर्जन जिसे एवोपोट्रांसपीरेशन बोलते हैं, और यह क्रिया कहाँ पर होती है? पेड़ पौधों में होती है, पेड़ पौधों के वायु विभाग में होती है। और बाष्पीकरण जो है ये खुली सतह में होती है, जैसे नदी, तालाब या जो जहाँ झील, जहाँ पर भी खुली सतह में यदि जल भरा हुआ है तो वहाँ पर ये क्रिया होती है। तो अब हम समझेंगे, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझेंगे, और क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आया था 2010, 12, 15, 17 और 22 में। तो लगभग जो है यहाँ पर 2 साल का गैप हो रहा है। तो अब इस साल जो है आने की पूर्ण संभावना है। तो आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट ठीक से समझना है और मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आने की इसकी पूरी संभावना है। तो चलिए, पहला क्या दिया है कि यह एक जैविक क्रिया है, क्योंकि पेड़ पौधों में होती है और पेड़ पौधों में भी जीवन पाया जाता है। फिर यह एक भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया क्यों है ये बाष्पीकरण? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से हो रही है, और सूर्य क्या है? एक भौतिक राशि है या भौतिक कारक हम इसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा क्या दिया है? यह रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है। तो बाष्पोत्सर्जन जो है पेड़ पौधों में पाए जाने वाली रक्षक कोशिकाएं, जैसे स्टोमेटा है, जिसे पर्णरंध्र बोलते हैं हम, उसके माध्यम से होती है। लेकिन यह रक्षक कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। बाष्पीकरण में ऐसी कोई कोशिकाएं नहीं होती है, केवल खुली सतह रहती है। सूर्य का प्रकाश निकलता है, पानी में पड़ता है और पानी का बाष्पीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। अब तीसरा क्या दिया है?
यह क्रिया केवल जीवितों में होती है। और अब वाष्पीकरण में क्या दिया है, यह क्रिया जीवित एवं अजीवित दोनों में होती है। अब इसके बाद में क्या दिया है कि यह क्रिया बाहरी तथा आंतरिक कारक द्वारा प्रभावित होती है। यह जो क्रिया है बाष्पोत्सर्जन, यह बाहरी कारक और आंतरिक कारक दोनों इसे क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। लेकिन वाष्पीकरण, यह क्रिया केवल बाहरी कारकों द्वारा प्रभावित होती है। बाहरी कारक जैसे सूर्य के माध्यम से ज्यादातर प्रभावित होती है। इसके बाद में आप छठवां क्या दिया है, यह क्रिया नियंत्रित होती है। यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधों के द्वारा कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन वाष्पीकरण जो है यह एक नियंत्रित क्रिया है। मतलब इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि बाष्पोत्सर्जन को रोकना है तो बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, उनका हम उपयोग करके पेड़ पौधों में बाष्पोत्सर्जन को रोक सकते हैं। लेकिन वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको अंतर कैसा लगा? अब हम लास्ट एक अंतर और देखने वाले हैं। अब हम ये चौथा अंतर देखने वाले हैं और इसमें क्या दिया है, बाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु श्रावण में 5 अंतर लिखिए। तो हमें बाष्पोत्सर्जन और बिंदु श्रावण में अंतर बताना है। हालांकि बाष्पोत्सर्जन और बिंदु श्रावण ये दोनों ही पौधों में होने वाली एक क्रिया है जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हो। जैसे कि बाष्पोत्सर्जन के बारे में तो हमने अभी बहुत पढ़ा, लेकिन अब बिंदु श्रावण के बारे में देखते हैं कि क्या है, गतिशन क्या होता है। तो सबसे पहले बाष्पोत्सर्जन, यह क्रिया प्राय दिन में होती है। दिन में इसलिए होती है सूर्य के प्रकाश के कारण। फिर दिया है बिंदु श्रावण, यह रात्रि में या प्रातः काल के समय होती है। यदि इसका आपको एग्जाम्पल देखना है तो रात्रि में जब हम सिंचाई करने जाते हैं तो गेहूं के पौधे में जो छोटे छोटे रहते हैं तो उनकी पत्तियों के ऊपरी सिरे में ओस की बूंद जैसा पानी जम जाता है, यानी रात्रि में सूर्यास्त के बाद। ऐसी ये हमें देखने को कुछ क्रियाएं हमें दिखाई देती है। तो ऐसी क्रिया जो है बिंदु श्रावण का संकेत है। जनरली आप फसलों में यह क्रिया को देख सकते हैं। ओस अलग होती है और ये बिंदु श्रावण की क्रिया अलग होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया है, यह क्रिया स्टोमेटा, जिसे हम पर्णरंध्र कहते हैं, उपत्वचा एवं वातरंध्रों द्वारा होती है। लेकिन बिंदु श्रावण, यह क्रिया जलरंध्रों द्वारा ही संभव है। कुछ पौधों में कुछ विशेष कोशिकाएं या जलरंध्र पाए जाती है और उन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से यह क्रिया संपन्न होती है। इसमें जल वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, और इस क्रिया में जल बूंदों के रूप में बाहर निकाला जाता है। जल तो दोनों क्रिया में बाहर ही आता है, लेकिन एक में क्या होता है, वाष्प के रूप में जल उड़ता है बाष्पोत्सर्जन में, लेकिन बिंदु श्रावण में जल बाहर आता है बूंद के रूप में। और बूंद कहाँ पर जमी दिखाई देगी, पत्ती के सबसे ऊपरी सिरे पर। चौथा क्या दिया है, इस क्रिया में उत्सर्जित जल शुद्ध होता है और इस क्रिया में उत्सर्जित जल शुद्ध नहीं होता है। फिर पांचवा में क्या दिया है, यह नियमित घटक है और यह क्रिया विशेष परिस्थितियों में ही होती है। तो आज हमने इस वीडियो में 4 अंतर देखे अध्याय 11 के पादप कार्यकी के। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केवल आप ये 4 वीडियो ही केवल ये 4 अंतर ही मेरे वीडियो में आप देख लीजिए, बस इतने में से एक अंतर आ जाएगा। तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलने वाले हैं, यानी फुल टू फुल मार्क आपको बिल्कुल मिलेंगे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि मैं आपको आपके काम का कोई ये कंटेंट दे रहा हूँ तो आप बिल्कुल अपने दोस्त को भी मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।